बात करें जो ब्रेकिंग आई है, 6 आईएएस अधिकारियों के भी तबादले हो चुके हैं, तो तबादलों का जो दौर है वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में अब शुरू हो गया है। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर कि कौन कौन से वो ऑफिसर्स हैं जिनके ट्रांसफर यहां पर हुए हैं और कौन से जो विभाग है वो उनको दिए गए हैं? जी बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा, एक नई जानकारी भी और देना चाहूंगा। करीब 108 भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी हैं जिनका 31 दिसंबर के दिन प्रमोशन होता है। 1 जनवरी से वो प्रमोशन लागू होता है। तो कह सकते हैं कई ऐसे अधिकारी हैं जो प्रमोशन उनको कल से मिल जाएगा। तो कह सकते हैं वो नई जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे। फिलहाल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, उनको नए विभागों की जिम्मेदारी दी गई है और वो कल से जो अपने नए विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो पूरे प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आने वाले समय में जो फेरबदल है वो देखने को मिलेगा। कह सकते हैं जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, सबका मशवरा करने के बाद हो सकता है राज्य सरकार प्रदेश में जो अन्य आईएएस अधिकारी विभिन्न पदों पर लगे हुए, जिला कलेक्टर और जिला एसपी के अलावा जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी लगे हुए हैं, विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं, उनका परिवर्तन के साथ साथ कलेक्टर व एसपी का भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। चारू, बिल्कुल सही कहा मनोज आपने। तो जिस तरीके से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो ये डबल इंजन का असर अब ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुधांशु पंत को मुख्य सचिव बनाया गया है, हालांकि रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन ये काफी मशहूर भी है अपने पूरी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर, जो इनका रिसर्च है, जो इनकी विशेषताएं हैं कि रिसर्च के बलबूते पे ही ये काम करते हैं। प्रेजेंटेशन ये अगर सीएम के साथ में किसी चीज को देते तो इनकी काम की काफी तारीफ होती नजर आती है हमेशा। बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा, जहां तक सुधांशु पंत आईएएस अधिकारी के बतौर उन्होंने प्रदेश में कई पदों पर कार्य किया है और अब वो मुखिया हो गए हैं पूरी ब्यूरोक्रेसी के। जहां तक इनकी कार्यशैली की बात की जाए, पूरी टीम भावना के साथ ये काम करते हैं और कह सकते हैं अपने जितने भी जो कनिष्ठ और वरिष्ठ सहयोगी हैं सबके साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश में सरकार बदलने के साथ साथ ही अब चीफ सेक्रेटरी भी बदला है, किस तरह की कार्यशैली है, खासकर की जो मुख्य सचिव लगाए गए हैं? देखिए, सुधांशु पंत जो है 1991 कैडर के, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी। 1993 में उन्होंने जयपुर में एसडीएम भी वो रहे हैं और उसके दौरान से उनका जो कार्यकाल था वो शुरू हुआ था और काफी वर्क ओरिएंटेड ये अधिकारी हैं और जयपुर में विभिन्न पदों पर ये रहे, कई जिलों के कलेक्टर भी रहे, जयपुर में भी कलेक्टर रहे, जयपुर में जेडीए का भी इन्होंने चार्ज संभाला जेडीसी के तौर पर। और कई बार जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक कुछ वक्त पहले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन तत्कालीन मंत्री से भी इनकी नोकझोंक हुई थी किसी बात को लेकर, क्योंकि ये अपने तरीके से काम करते हैं। अच्छी छवि, स्वच्छ छवि, साफ छवि इनकी मानी जाती है, ईमानदार अधिकारी के तौर पर पहचान इनकी होती है। लिहाजा परेशान होकर उस दौरान ये वापस चले गए थे दिल्ली में डेपुटेशन पर, और अब इनका कल ही डेपुटेशन कैंसिल हुआ है दिल्ली से और वापस से राजस्थान में अपने मूल कैडर में भेजा गया। कल मूल कैडर में जैसे ही भेजा गया तो उसके बाद से कयास के लगाए जा रहे थे कि इनको सुधांशु पंत को यहाँ का राजस्थान का सीएस बनाया जाएगा। हालांकि इनसे पहले वरिष्ठता में कई और भी अधिकारी थे, वरिष्ठता को लांघते हुए इन्हें यहाँ पर राजस्थान की सीएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन काफी, जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्क ओरिएंटेड अधिकारी हैं, अपने काम में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, जिस भी पद पर रहते हैं वहां पर काम करके दिखाते हैं। तो ऐसे में इसीलिए सरकार ने इनका चयन किया है और आप इस बात से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये राजस्थान कैडर के होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे थे, कई पदों पर इनकी जिम्मेदारी थी, उस दौर में इन्हें डेपुटेशन पर ये दिल्ली चले गए थे। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर ये आप भी समझते हैं मनोज जी कि ये माना जाता है कि जो अधिकारी अपने काम में बेहद दिलचस्पी दिखाते हैं, बहुत सतर्क होते हैं, संजीदा अधिकारी होते हैं, उन्हीं का चयन जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, वो करती है। लिहाजा इसीलिए इन्हें वहां पर ले जाया गया था। अब चूंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और ऐसे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सबसे बड़ी बात ये थी कि ठीक है, आपने एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया, लेकिन साथ में ब्यूरोक्रेसी का मुखिया कौन होगा उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि आज के दिन उषा शर्मा, जिनका एक तरीके से कार्यकाल बढ़ाया गया था पिछले वक्त में और उसको लेकर कई तरीके की शिकायतें भी हुई थी बाद में, अब जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो ऐसे में जिम्मेदारी किसे दी जाए। बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, लेकिन उन अधिकारियों के साथ में अपने अलग विवाद थे, अपनी अलग चर्चाएं थी। तो ऐसे में सुधांशु पंत उन सब में सबसे बेहतरीन चेहरा साबित होते थे। हालांकि जिस बात का जिक्र आपने किया कि वरिष्ठता यहाँ पर जरूर लांगी गई है, लेकिन सुधांशु पंत को यहाँ बनाकर एक नया मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और आप इस बात को समझिए कि कल डेपुटेशन उनका वहां से दिल्ली से रद्द होता है, वापस उन्हें उनके मूल कैडर में भेजा जाता है और उसके बाद में दूसरे दिन आज 31 तारीख को इंतजार ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि कल आदेश जारी हो, 1-2 दिन बाद में हो, लेकिन राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने ऐसी कोई
यहाँ पर गुंजाइश नहीं छोड़ी और तुरंत प्रभाव से सुधांशु पंत को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब उनके सामने चुनौतियां भी है, लेकिन वो चुनौतियों से पार पाने में अमूमन माना जाता है कि वो हर दौर में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तो ऐसे में बेहतर सीएस राजस्थान के तौर पर वो साबित होंगे। हम पूरी उम्मीद हमें लगानी चाहिए इस बात को लेकर। दीपक, एक सवाल है, थोड़ा हटके है, मैं जरूर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कल हमारी और आपकी डिस्कस हुआ था और आपने एक कह दिया था कि प्रदेश के जो मुख्य सचिव होंगे सुधांशु पंत होंगे। तो क्या आपका ज्योतिषी ज्ञान है या आपने जो सोर्स है वो मजबूत है? देखिए, सुधांशु पंत को लेकर लगातार मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई थी, कल रात को भी कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया था कि सुधांशु पंत को यदि इस दौरान, जब राजस्थान में मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उषा शर्मा का, तो ऐसे में उस दौरान सुधांशु पंत का वहां से डेपुटेशन कैंसिल करके वापस उन्हें उनके मूल कैडर में भेजा गया। तो इस बात से अंदाजा साफ हो चुका था कि सुधांशु पंत को ही जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि बहुत सारे अधिकारी थे, हमारी बात के दौरान जब आपसे बातचीत हो रही थी तो उन अधिकारियों को भी नाम सामने आए थे। करीब आधा दर्जन अधिकारी हैं जो इनसे वरिष्ठ उसमें है, लेकिन बावजूद इसके ये तय माना जा रहा था मनोज जी, लेकिन चूंकि हम औपचारिक पुष्टि की बात लगातार इस बात को लेकर कर रहे थे, संशय इस बात को लेकर था कि क्या इतने इनसे वरिष्ठ अधिकारियों को लांग कर, सीमा लांग कर क्या इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस बात को लेकर संशय सब लोगों के मन में था। लेकिन ये बात सत्य है कि मुझे पूरा यकीन था सुधांशु पंत यहाँ पर राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं। और इसके अलावा और भी इनके नजदीकी जो लोग हैं उनसे भी मेरी कुछ बातचीत आज सुबह भी हुई, आज दोपहर में भी हुई। उसके बाद से तय माना जा रहा था कि सुधांशु पंत को ये जिम्मेदारी मिलने वाली है। अभी कुछ देर पहले भी मैंने हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है विपिन, इनको बताया था कि इन्हीं के एक करीबी मित्र हैं, उन्होंने इस बात को लेकर स्टेटस तक लगा दिया था कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ये बन रहे हैं और कल ही अपना कार्यभार संभालेंगे। तो इसमें सुधांशु पंत राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं हम, और कल सुबह ये अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं राजस्थान के मुख्य सचिव के बताओ। दीपक, जहां तक बात की जाए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है, इसके अलावा 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं और कह सकते हैं देर रात्रि तक और भी कई जो लिस्टें हैं वो आने वाली हैं और काफी फेरबदल पूरी ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलेगा। और जो 6 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है उनकी क्या क्या कार्यशैली रही है और नए क्या उनकी जिम्मेदारी रहेगी? देखिए, बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आनंद कुमार एसीएस बनाए गए हैं। मैं लिस्ट भी एक बार खोल लेता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं। 6 आईएएस अधिकारी बहुत तो नहीं है, लेकिन इसके साथ में प्रमोशन भी यहाँ पर किए गए हैं। आईपीएस अधिकारी हैं बहुत सारे, उनका प्रमोशन यहाँ पर किया गया है। करीब आईपीएस भी है और उसके अलावा आईएफएस अधिकारी, उनके भी प्रमोशन की लिस्ट है। ये 3 ऑर्डर, 3 नहीं बल्कि 4 ऑर्डर, सबसे पहले मुख्य सचिव का ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ, उसके ठीक बाद में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन का ऑर्डर जारी हुआ है, उसके तुरंत बाद में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले का ऑर्डर जारी हुआ और उसके बाद में आईएफएस अधिकारियों के प्रमोशन का ऑर्डर जारी हुआ है। क्योंकि आप जैसे बता भी रहे थे कि 1 जनवरी से नई वेतन श्रृंखला में चले जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे, तो ऐसे में ये आदेश आज की तारीख में अभी जारी किया गया। हालांकि नींद खराब नहीं हुई है आपकी भी, क्योंकि देर रात तक जो कार्मिक विभाग होता है डीओपी, वो देर रात को लिस्ट जारी करता है। अमूमन 12-1 बजे, कई बार रात को 2 बजे भी लिस्ट आती है, लेकिन ये लिस्ट इस बार थोड़ा जल्दी आ गई है और रात 9 बजे पहले लगभग 8:30 बजे ये लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि श्रेया गुहा जो है सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव थी, लेकिन इनका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने के बाद में अब इन्हें एसीएस की जिम्मेदारी उसी विभाग में, सहकारिता विभाग में मिल चुकी है। आनंद कुमार जो कि प्रमुख शासन सचिव थे, ठीक है, उन्हें जिम्मेदारी एसीएस के बतौर मिल गई है। अब उन्हें गृह रक्षा, जेल, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं एसीएस परिवहन विभाग और साथ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी, एमडी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और इसके अलावा यदि बात करें, अर्चना सिंह विशिष्ट शासन सचिव थी, लेकिन अब शासन सचिव के तौर पर इनकी जिम्मेदारी गृह विभाग में हो गई है। इसके अलावा बात करें महेंद्र सोनी, तो यहाँ पर अतिरिक्त महानिदेशक एससीएम दीपा के ये थे, वो जिम्मेदारी इनके पास रह गई है। लेकिन जो पदेन विशिष्ट शासन सचिव प्रशिक्षण राजस्थान इनके पास था, वो जिम्मेदारी इनके पास से हटा दी गई है। एच गुइटे नए आईएएस अधिकारी हैं, ये भी आयुक्त एवं संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी थे निःशक्त जन राजस्थान आयोग में, और इनकी जिम्मेदारी आयुक्त के साथ साथ में विशिष्ट शासन सचिव के तौर पर सौंप दी गई है। हरिमोहन मीणा निदेशक पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग, इन्हें निदेशक पब्लिक सर्विसेज एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, यानी इनका भी प्रमोशन के तौर पर, तो इसे एक तरीके से प्रमोट करना कहेंगे, तबादले नहीं कहेंगे और स्थानांतरण भी नहीं कहा जाएगा। इनको प्रमोट इनको कर दिया गया है क्योंकि इनके प्रमोशन यहाँ पर हुआ है, तो उसी पद पर ये अधिकारी है, लेकिन एक नई जिम्मेदारी के साथ में अब ये यहाँ पर जो अपना पद है वो यहाँ पर संभालते हुए नजर आएंगे। जी भाई, एक सवाल बनता है, महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से डीजीपी थे उमेश मिश्रा, उन्होंने वीआर से ले लिया और उनकी जगह यूआर साहू हैं, उनको चार्ज दिया गया है डीजीपी का। अब उनका भी जो कार्यकाल है 6 महीने का बचा है, तो आपकी ज्योतिषी ज्ञान के अनुसार क्या अगले डीजीपी यूआर साहू होंगे या कोई नया चेहरा होगा? देखिए, अभी तो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया उनको, हो सकता है कि कुछ दिन तक और ये चार्ज उनके पास रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी आपको राजस्थान में एक नए डीजीपी का चेहरा भी नजर आ जाएगा, नया डीजीपी भी किसी को बनाया जा सकता है।
हो सकता है कि इसमें भी कोई वरिष्ठता लांघ कर किसी को बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब राजस्थान की भजनलाल सरकार, आप याद करिए मनोज जी कि जिस दौर में चुनाव यहाँ पर हुए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, केंद्र के मंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री आए, लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सवाल उठे, महिला अत्याचार को लेकर सवाल उठे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डेटा थे, आंकड़े थे, उनको लेकर लगातार सवाल उठाए गए राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर। इन सब के अलावा जैसे महिला अत्याचार की बात आई है, आप कोटड़ी का जिक्र कर लीजिए, आप बात कर लीजिए खाजूवाला की बात कर लीजिए, वैसे बहुत सारे मामले थे। इन सब के साथ साथ सरकार के सामने उस दौर में चुनौती इस बात को लेकर भी थी कि पेपर लीक को किस तरीके से रोका जाए। तो सरकार ने, नई सरकार ने, भजनलाल सरकार ने अपनी जो प्रायोरिटी थी उसको तय कर दिया था। आते ही पहले एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके अलावा एक नई टास्क फोर्स भी बनाई गई थी पेपर लीक को, पेपर नकल को रोकने के लिए। तो ऐसे में उसको लेकर तो टास्क फोर्स बना दी गई है, लेकिन उसे अमली जामा कौन पहनाएगा? वो पुलिस विभाग का मुखिया है, पीएचक्यू का जो मुखिया है वो पहनाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि यूआर साहू पर ही जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार रखती है, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत कम बचा है। तो ऐसे में क्या उनको 6 महीने तक, जैसा आप बता रहे हैं 6 महीने का कार्यकाल उनका है, तो ऐसे में 6 महीने तक उनको ही रखा जाता है या फिर इसी बीच में कोई बदलाव कर दिया जाता है? मुझे ये लगता है कि इससे पहले ही बदलाव कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बाद में 6 महीने बाद में फिर उसके बाद में बदलाव करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के बाद में। ऐसे में चूंकि लोकसभा चुनाव सामने आ जाएंगे, आचार संहिता का दौर लग जाएगा, तो मुझे समझ आता है, लगता ही है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले आपको राजस्थान में एक नया डीजीपी भी मिलेगा, और ऐसा डीजीपी मिलेगा जो राजस्थान की भजनलाल सरकार की, बीजेपी की प्राथमिकताओं को पूरी तरीके से पूर्ण कर पाए, चाहे वो कानून व्यवस्था की मामला हो, चाहे वो पेपर लीक को रोकने वाला मामला हो, नकल को रोकने वाला मामला हो, उन सब तमाम चीजों पर प्राथमिकता से काम कर सके, और उस अधिकारी का ऐसा दबदबा हो जो एक तरीके से जिससे कानून व्यवस्था राजस्थान में बनी रहे, वो तमाम राजस्थान के 50 जिलों पर नजर रख सके। तो ऐसे में कोई नया डीजीपी भी भविष्य में देखने को मिल सकता है, हालांकि नाम पर चर्चा भी फिलहाल नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल जी दीपक, एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरह से सोर्सों के हवाले से खबर है, सूत्रों ये बता रहे हैं कि जो डीजीपी हैं यूआर साहू कार्यवाहक हैं, इनके जो अभी 6 महीने का कार्यकाल बचा है, लेकिन सरकार द्वारा इनके एक्सटेंशन की जो फाइल है वो केंद्र को भिजवा दी गई है। ये एक मुद्दा बनता है, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है, क्योंकि पिछली जो भाजपा सरकार थी उसके काफी नजदीक यूआर साहू थे, और कह सकते हैं कि काफी विश्वस्त मतलब माने जाते हैं। लगता नहीं कहीं ना कहीं इनको ही ये जिम्मेदारी दी जाए, और जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने एक्शन लिया है, एंटी गैंगवार फोर्स का गठन किया है, और उसके जो मुखिया बनाए गए हैं दिनेश हेमन, इन बिंदुओं पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया कि केंद्र को यहाँ पर फाइल भिजवाई गई है एक्सटेंशन को लेकर, हो सकता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर भी विचार कर रही हो कि इन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। 6 महीने का इनका कार्यकाल है, ऐसे में इनको एक्सटेंशन यहाँ पर दे दिया जाए। तो देखिए, बहुत जल्दबाजी अभी होगा। सुधांश पंत को लेकर भी बहुत लोगों ने सोचा नहीं था कि इनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ऐसे में इंतजार डीजीपी को लेकर भी करना होगा कि राजस्थान पुलिस का मुखिया कौन यहाँ पर बनता है। यूआर साहू पर ही सरकार भरोसा रखती है, लेकिन आज की जो बात है उसमें सुधांश पंत एकदम फिट सरकार के लिहाज से बैठते हैं, क्योंकि अपने काम को लेकर वो कई बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार के निशाने पर भी रहते, प्रताड़ित भी एक तरीके से उन्हें कहा जा सकता है। इसीलिए शायद वो डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए थे। मुझे जहां तक जानकारी याद है, 2008 से लेकर राजस्थान में 2013 के बीच में अशोक गहलोत सरकार दूसरी बार आई थी, अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, और उस दौरान ये जयपुर में जेडीए कमिश्नर हुआ करते थे, जेडीसी थे सुधांश पंत, और उस दौर में भी इनके तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से भी विवाद देखने को मिला था, और विवाद इस बात को लेकर था कि मंत्री कुछ चाहते थे ये काम हो जाए, इन्होंने साफ तौर पर जेडीसी रहते हुए साफ इनकार कर दिया था। मतलब ये एक साफ छवि वाले अधिकारी के तौर पर इनकी पहचान होती है। इनकी पहचान जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्क ओरिएंटेड अधिकारी के तौर पर होती है। लिहाजा एक मुर्गी खाने की जमीन को लेकर भी एक विवाद उस दौर में हुआ था, जब जेडीए कमिश्नर हुआ करते थे जयपुर के अंदर, तो उस दौर में भी इनका विवाद देखने को मिला था, और इन्होंने साफ तौर पर इनकार उस मामले में सरकार के विपक्ष में रहते हुए कर दिया था कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारी साख खराब हो, जेडीए की साख खराब हो। ऐसे में बहुत ही जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अपनी कार्यशैली को लेकर पहचाने जाने वाले अधिकारी हैं, बहुत ही सौम्य स्वभाव इनका माना जाता है, छवि मानी जाती है, और जनता से भी इनका जुड़ाव जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। क्योंकि मैं यदि जेडीसी के तौर पर इनकी बात याद करूं 2011 के तौर पर, तो उस दौर में भी जनता से इनका सीधा जुड़ाव था। अमूमन जो अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी, वो अपने चैम्बर में जनता को उतना महत्व नहीं दे पाते हैं। बहुत कम अधिकारी होते हैं जो जनता को बिल्कुल अपने चैम्बर तक बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी पूरी बात सुनते हैं। सुधांश पंत उनमें से, उन्हीं अधिकारियों से, चुनिंदा अधिकारियों में से एक है जो जनता से सीधा संवाद रखते थे। जब मिलने का टाइम जनता से होता था,